तो ये बात मैं पहले भी बोलते आ रहा हूँ और आज फिर से बोलूँगा कि नॉलेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन उस नॉलेज को तुम पेपर में कैसे इम्प्लीमेंट करते हो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बच्चा जिसके पास में 90 से 100% नॉलेज है लेकिन प्रेजेंटेशन स्किल्स ही नहीं है, वो उस बच्चे से जिसके पास में शायद 60 to 70% ही नॉलेज है लेकिन प्रेजेंटेशन स्किल्स एकदम टॉप क्लास है, वो वाला बच्चा उससे बहुत ज़्यादा आगे निकल जाए। और मेरे चैम्प्स कैसे हो, तैयारी कैसी चल रही है? बहुत ज़्यादा कम टाइम बचा रह गया है। नीचे कमेंट करके बताओ ऐसे तैयारी कैसे चल रही है, कहाँ तक पहुँचे हो, क्या क्या डिफिकल्टीज़ फेस कर रहे हो, एक दूसरे को बताओ और आपस में एक दूसरे की हेल्प करो। तो हमेशा की तरह वापस रिमाइंड करा देता हूँ कि देखनी हो तो पूरी वीडियो देखना, आधी अधूरी चीज़ सुन के जाओगे, इधर उधर से थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। पूरा ढंग से सुन के जाओ, आई गारंटी इसके बाद तुम्हें पेपर प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। नाउ मैं खुद जब क्लास 10th में था मेरी तैयारी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे एफर्ट्स तो लगाए थे आखिरी 2 मंथ्स में, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो पेपर प्रेजेंटेशन में भी मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था। जब मैं सैम्पल पेपर सॉल्व किया करता था तब भी मैं ये मेक श्योर करता था कि मैं बहुत अच्छी तरीके से उन चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँ। अब सबसे बड़ी गलती क्या कहाँ होती है ना बच्चों से, कि वो सारी चीज़ें सुन के तो चले जाएंगे, 10 वीडियो देख भी लेंगे पेपर प्रेजेंटेशन में और सोचेंगे कि मैं वो डायरेक्ट एग्ज़ाम वाले दिन जाके वो सारी चीज़ें करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक आप उन चीज़ों को घर में बैठ के प्रॉपरली उस टाइम्ड एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस ना करो तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं प्रॉपर तुम्हें एक बोर्ड एग्जाम की आंसर शीट लेते हुए सब चीज़ पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगा कि कैसे तुम्हें आंसर्स लिखने हैं, कौन कौन सी गलतियां तुम्हें नहीं करनी है, एक एक पॉइंट को बहुत ढंग से सुनना। लेकिन पेपर में जाने से पहले कुछ जो चीज़ें हैं वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनका तुम्हें सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो उन बातों का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो पहले इन बातों को करते हैं, फिर जाते हैं पेपर के अंदर सीधा डीप डाइव करते हैं कौन कौन सी गलती तुम्हें नहीं करनी है। तो ज़्यादातर बच्चों को एक चीज़ पता नहीं होती है कि जब आप सीबीएसई का पेपर देने जाते हो ना तो आपको पहले एक ओएमआर फिल करना होता है, अपना नाम भरना होता है, अपना रोल नंबर भरना होता है, तो उसमें लिख के आपको ओएमआर भी फिल करना होता है उसमें। और यहाँ पर जो होता है ना, बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि पेन से डायरेक्टली लिखते हैं और गलती हो जाती है, फिर आपको सेकंड ओएमआर शीट नहीं मिलती क्योंकि आपका एक स्पेसिफिक रोल नंबर वाइज आपको वो पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तब बच्चे पैनिक हो जाते हैं। अब पेपर प्रेजेंटेशन सिर्फ यही नहीं है कि पेपर के अंदर क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में भी क्या चल रहा है एंड उससे पहले क्या चीज़ें हो रही है, वो सारे के सारे हमारे पेपर को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं उसको इफेक्ट करेगा। तो इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हमारे लिए ये रियलाइज़ करना कि हम पेपर से के पहले भी और पेपर के दौरान भी ऐसी कोई भी चीज़ें ना करें जिससे कि हमारा पेपर प्रेजेंटेशन इफेक्ट हो। तो ओएमआर आता है भैया, तो इसमें अब हम क्या करें बचने के लिए? बेस्ट चीज़ है पेंसिल लो और पेंसिल से डॉट बना लो, अपने जितने भी नाम के सामने रोल नंबर के सामने डॉट बनाओ, फिर एक और बार चेक कर लो कि कोई गलती तो नहीं हो गई, और गलती हो गई तो उसको सही करो और फिर फाइनली उसको पेन से मार्क करो। ऐसे बिल्कुल भी तुम्हारी गलती नहीं होगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस पर ज़्यादातर बच्चे ध्यान नहीं देते। और मैंने ये चीज़ खुद देखी है, जिस एग्ज़ाम हॉल में मैं बैठता था वहाँ पर काफ़ी बच्चे बार बार ये गलती करते थे, पैनिक क्रिएट करते थे एंड वो फिर इस गलती के कारण उनका जो मेन पेपर है वो ख़राब हो जाता था, भले तैयारी कितनी भी अच्छी हो। तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि जो आप रफ वर्क करते हो ना, बच्चे ये गलती करते हैं कि जैसी कोई न्यूमेरिकल आया, स्पेसिफिकली मैं मैथ्स की बात करूँ या फिजिक्स की बात करूँ, जैसे ही हमारे पास में क्या आया, क्वेश्चन आया, वहीं पर सब साइड में रफ वर्क कर दिए, वहीं पर कैलकुलेशंस कर दिए, पूरा खिचड़ी बन गई है, पूरा कचड़ा हो गया है एंड कुछ भी समझ नहीं आ रहा प्रॉपर्ली। इससे तुम्हारा ही नुकसान है क्योंकि एग्जामिनर काफ़ी ज़्यादा जो है उसको परेशानी होगी आपका पेपर चेक करने में। एंड एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, एग्जामिनर को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देनी आपको। तो बेस्ट तरीका क्या है रफ वर्क करने का कि 2 मार्जिन सबसे पहले आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है ना, और जो राइट हैंड साइड वाला आपका मार्जिन है वहाँ पर आप रफ वर्क कर सकते हो। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन पता है क्या है कि आप आखिरी के 2 पेज ले लो, उसमें टॉप में लिख लो रफ वर्क और वहाँ पर जितना कचरा करना है कर लो, क्योंकि आपका एट दी एंड पेपर जितना नीट दिखेगा ना उतना अच्छा है। आप साइड में भी मार्जिन ड्रॉ करके रफ वर्क कर सकते हो, लेकिन फिर वहाँ पर फिर कचरा होगा, फिर ऐसा लगेगा कि क्या किया हुआ है, फिर एक ओवरऑल नीटनेस इफेक्ट होती है। तो मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से लास्ट 2 पेज लो और उसमें रफ वर्क करो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सीधा चलते पेपर के अंदर और मैं तुमको लाइन से बताता हूँ कि कौन कौन सी गलती तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है ना। लाइन से एक एक पॉइंट को नोट डाउन कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अभी जितने भी दिन बचे और जितने भी तुम सैम्पल पेपर दोगे उसमें इन सारे पॉइंट्स को तुम्हें इंप्लीमेंट करना है। इन सारे पॉइंट्स को जब तक इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो फाइनल बच्चे सोचते कि वो फाइनल डे हम जाएंगे और ये सारे जितने भी पॉइंट्स भैया ने बताया हम तब कर लेंगे, अभी तो क्या ही करना है, अभी तो ऐसे ही कर लो सैम्पल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सैम्पल पेपर और क्वेश्चंस बहुत ढंग से प्रैक्टिस करना है और ये सारी चीज़ें अभी प्रैक्टिस करते हुए चलोगे तो ही तब इंप्लीमेंट कर पाओगे। अभी प्रैक्टिस नहीं किया तो तब भी नहीं हो पाएगा। आप 10 अलग वीडियो क्यों ही ना देख लो,
आपको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए प्रॉपरली। इसलिए इंप्लीमेंट करना 15 से 20 नंबर ऐसे बढ़ जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। तो अब सैम्पल पेपर की बात आ गई है, तो मैं तुम्हें एक बहुत ही शानदार वेबसाइट के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है एलिस, जिसमें कि तुम जाके अनलिमिटेड नंबर ऑफ सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि एलिस जो है एआई जनरेटिव टूल की मदद से हर बार तुम्हें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ला के देता है ताकि तुम अनलिमिटेड नंबर ऑफ टेस्ट प्रैक्टिस कर सको। खास बात यह है कि तुम अपने हिसाब से चैप्टर सिलेक्ट कर सकते हो और नंबर ऑफ क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हो, ताकि ऐसा होता है ना कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, ये वाला चैप्टर नहीं हुआ और हम उसका फुल लेंथ सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं गिर जाता है और वो क्वेश्चन हमको बनता नहीं, फिर लगता है हमारे तो सैम्पल पेपर में मार्क्स ही नहीं आ रहे। ये बेस्ट सोल्यूशन है। आपके जितने भी चैप्टर्स हुए हैं उन चैप्टर्स को सिलेक्ट करो, नंबर ऑफ क्वेश्चन सिलेक्ट करो। कुछ चैप्टर होते हैं जो वीक रह गए, तो उसके आप ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन कम टाइम में ऐसे सॉल्व कर सकते हो, और फिर जो आपके स्ट्रॉन्ग हो गए उनका आपको कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो आप उस हिसाब से सेट करके प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसके अलावा ये जो लास्ट 1 मंथ है ना, अभी ऐसा हो जाता है कि हमारे पास में कुछ कंसेप्ट्स वीक रह गए, कुछ टॉपिक्स हमको समझ नहीं आते और बच्चे पूरी तरीके से छोड़ के चले जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो इसमें आपको 3D एनिमेटेड वीडियोस भी मिल जाता है एलिस के अंदर में, ताकि आप क्विकली जाके उस 3D एनिमेटेड वीडियो की मदद से वो कॉन्सेप्ट को समझ लो और आपको वो टॉपिक छोड़ के ना जाना पड़े। तो ये लास्ट के दिनों में जब टाइम इतना कम है, मेरे को तो ये बहुत अच्छा टूल लगा एलिस, जिसका आप पूरी तरीके से अपनी प्रिपरेशन में यूज़ कर सकते हो और अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से मजबूत कर सकते हो। हर टेस्ट देने के बाद में खास बात यह कि आपको एक PDF सोल्यूशन अलग से प्रोवाइड कर दिया जाता है, ताकि आपको गूगल में इधर उधर भटकना ना पड़े इसका सोल्यूशन क्या है और इसका आंसर क्या है, ताकि आप उस PDF सोल्यूशन को देख के फटाफट से अपनी मिस्टेक्स को जानो और उनको फटाफट से रेक्टिफाई कर लो। खास बात यह है कि ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रखा गया सारे ही बच्चों के लिए। ये अनलिमिटेड नंबर ऑफ सैम्पल पेपर्स प्लस ये कॉन्सेप्ट वीडियोस आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ पूरे साल के लिए मिल जाते हैं। और खास बात यह है कि नीचे दिए गए कूपन कोड को अगर तुम यूज़ करते हो तो ये सब कुछ सिर्फ तुम्हें 300 रुपीज़ में मिल जाता है, जो कि 25 रुपीज़ पर मंथ है। और इतना तो पता नहीं तुम कुछ खाने में ही उड़ा देते होंगे रोज़। तो एलिस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, डू चेक इट आउट। अब चलते हैं सीधे पेपर के अंदर और देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी और कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है, जिससे कि क्लास 10 में आपके 97, 98, 99 वो ड्रीम परसेंटेज आपका आ सके। तो एक चीज़ मैं प्रॉपर्ली बता देता हूँ कि काफ़ी सारे पॉइंट्स आपके साथ में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकता है जो आपको लगे कि आपको ऑलरेडी आते हों, तो स्किप बिल्कुल मत करना। तो हो सकता है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे मिस हो जाए और फिर आप बाद में मेरे को मत बोलना कि भैया आपने तो बताया नहीं था। तो बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी सेक्शन है तो ऊपर बड़ा बड़ा सेक्शन लिख देना और नया सेक्शन स्टार्ट करते हुए नए पेज से करना है, ठीक है। सेकंड चीज़ आती है कि मार्जिन बनाना है। अब ज़्यादातर लोग आपको ये बोलते हैं कि एक साइड मार्जिन बनाओ, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ और मैं भी यही करता हूँ कि मैं दोनों साइड मार्जिन बनाता हूँ। इससे जो पेपर प्रेजेंटेशन एंड ब्यूटी नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाता है। नेक्स्ट बेसिक सी पॉइंट आती है कि अपने को पेज नंबर डालना है और पेज नंबर भी स्मार्टली डालना है, सारे पेजेस में नहीं डालना। जैसे कि सिर्फ ऑड पेजेस की अपने को नंबरिंग करनी है, तो जैसे इसमें फर्स्ट लिख दिया तो यहाँ सेकंड अपने को नहीं लिखना, डायरेक्ट अगले पेज में जाके 3 लिखना है। इससे क्या होता है, इससे भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के दिमाग में। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब भी आप आंसर्स लिखो तो आपको ऐसे 1 नहीं लिखना है, ऐसे एरोज नहीं बनाने। आपको या तो आंसर नंबर 1 लिखना है या तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि अपन पॉइंट्स भी इसी तरीके से लिखते हैं, तो एग्जामिनर को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये पॉइंट है कि आंसर है। तो प्रॉपर्ली आंसर या फिर क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से लिखना है। उसके बाद आंसर के अंदर में पहला पॉइंट ऐसे एरो देते हुए अपने को आंसर लिख देना है और उसके बाद एक लाइन छोड़ना है। मैंने कईयों को देखा है कि वो एक लाइन नहीं छोड़ते हैं पॉइंट्स के बीच में। यार हमको पेपर थोड़ा ही बचाना है, ऐसा कोई CBSE का रूल थोड़ा ही है कि इतना ही पेपर मिलेगा। अनलिमिटेड पेपर मिलेगा ना, तो अपने को पूरा यूटिलाइजेशन करना है और अपनी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है। इसलिए एक लाइन छोड़ो और फिर पॉइंट लिखो, एक लाइन छोड़ो फिर पॉइंट लिखो। जैसे ही आंसर कंप्लीट होता है लाइन बनाना है। सब लोग ये करते ही आ रहे होंगे, जो नहीं करता है प्लीज़ लाइन बनाया करो, बहुत सुंदर दिखने लगता है पेपर। सपोज करो अब नेक्स्ट कोई मैथ्स का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले अपने को गिवन लिखना है, फिर टू प्रूव लिखना है। उसके बाद जैसे जैसे अपन सॉल्व करते जाएंगे, सॉल्व कर लिया और एंड में जैसे ही अपने पास में आंसर आया x = 4 मान लो, तो इसको अपने को बॉक्स में बंद कर देना है। तो इससे फ़ायदा क्या है, एग्जामिनर को फटाक से तुम्हारा आंसर दिख जाएगा। और जब कैलकुलेशंस करते हो ना तो कई सारी वैल्यूज़ आती हैं, तो एग्जामिनर को कोई सा भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर तुम x = 4 है तो इसको बॉक्स बना दो, तो वो समझ जाएगा यही फाइनल आंसर है और वो सीधा राइट मार के आगे निकल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कोई थ्योरेटिकल आंसर से, सपोज करो SST का हो गया, साइंस का हो गया, तो उसमें अपने को क्या करना है, अपने को सीधा आंसर लिखने से पहले उस पॉइंट की हेडिंग लिखनी है। जैसे टॉप पॉलिटिकल लीडर्स वेयर अरेस्टेड, अब इस हेडिंग को लिख के इसको अंडरलाइन करना है और फिर इसको एक्सप्लेन करना है। तो एग्जामिनर ज़्यादातर केस में ना आपका जो आंसर है उसको पढ़ेगा ही नहीं, सीधा ये हेडिंग पढ़ेगा और इसको टिक मार के सीधा आपको 3 में से 3 दे के
आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपसे कोई डेफिनेटली गलतियां होती है तो सिंगल कट करो। ऐसा नहीं कि ये ऐसे ऐसे गोदागादी कर रहे हैं, ये सारी काम नहीं करनी, सिंगल कट मारो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट चीज़ आती है कि मान लो कोई पूरा का पूरा आंसर ही गलत कर दिया, या मान लो मैंने कोई आंसर लिखा है तो उसको भी सिर्फ सिंगल कट मारो और आगे बढ़ जाओ। ऐसा नहीं कि गोद रहे हैं, इस टाइप की हरकतें नहीं करनी है पेपर में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जैसे यहाँ पर हमने हेडिंग लिख के अंडरलाइन की थी, वैसे ही आंसर्स में स्पेसिफिकली कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अपने को अंडरलाइन कर देना है। तो क्या होता है ना, सीबीएसई मार्किंग स्कीम निकालता है, टीचर्स को देता है कि किस हिसाब से कॉपीज़ अपने को चेक करनी है। तो वो कीवर्ड्स और की पॉइंट्स ढूंढ के वो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करता है, वो पूरा पूरा आंसर नहीं पढ़ता। तो इसलिए जैसे ही उसको कीवर्ड मिला वो सीधा राइट मार के आगे बढ़ जाएगा। तो अगर ये चीज़ अभी तक नहीं करते थे तो इसको करना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट पॉइंट आता है, बहुत बेसिक सा है लेकिन फिर कई बच्चे गलती करते हैं। कई बच्चों को मैंने देखा है पेन से डायग्राम बना देते हैं, नंबर कट जाते हैं। तो पेंसिल से डायग्राम बनाना है, मैप वर्क भी अपने को पेंसिल से ही करना है और प्रॉपर्ली पेंसिल से जो जो बोला जाए ऐसे मार्क करके लेबल कर देना है। नेक्स्ट चीज़ आती है साइंस एंड एसएसटी या फिर थ्योरेटिकल पार्ट में, कि कोई भी अपने को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी चीज़ दी हुई है, अगर अपने को उसका एग्जाम्पल पता है, पूछा हो या ना पूछा हो, उसका एग्जाम्पल लिख दो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के दिमाग में अगर तुम एक एग्जाम्पल हर क्वेश्चन के साथ में इंक्लूड करते हो तो। अब एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ कि पेन का कलर कौन सा यूज़ करना है। तो अपने को ब्लू पेन से ही पूरा का पूरा पेपर लिखना है। अच्छा भैया, क्या अपन ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि टीचर खुद ब्लैक पेन से चेकिंग करता है, तो ब्लैक पेन से बिल्कुल भी नहीं लिखना। और अगर आपको ऐसे जैसे मैंने हेडिंग बताया, हेडिंग या फिर अंडरलाइन करना है तो आप पेंसिल से करो, या फिर आपको करना ही है तो ब्लू पेन का ही कोई अलग शेड यूज़ करो। रेड पेन तो गलती से भी यूज़ नहीं करना। सीबीएसई में स्पेसिफिकली रूल है कि पूरा पेपर अपने को एक ही कलर के पेन से लिखना है, जो कि है ब्लू पेन। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट टिप आ जाता है ना कि अटेम्प्ट इन ऑर्डर। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि या तो आप शुरू से एंड तक अटेम्प्ट करो या आप एंड से शुरू तक अटेम्प्ट करो, जैसा भी आपका मन हो, ठीक है ना। अब अटेम्प्ट इन ऑर्डर का क्या मतलब है? वैसा हो सकता है कि आपको कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे, कोई ईजी लगे, पहले आपको लगे कि मैं 15 क्वेश्चन बना लूँ, फिर आपको लगे कि मैं 3rd क्वेश्चन बना लूँ। लेकिन आप ऐसे चलोगे ना रैंडम ऑर्डर में, तो एग्जामिनर को आप तकलीफ पहुँचा रहे हो, उसका दिमाग खराब होगा आपका पेपर चेक करने में। एंड मैं जैसा कि वापस ये चीज़ आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि उन एग्जामिनर को आपको कंफर्ट पे रखना है। एग्जामिनर कंफर्ट में तो कोई दिक्कत, तो आपको पेपर ऑर्डर में ही अटेम्प्ट करना है, ये आपको कोशिश करनी है। अब डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आए, मान लो 3 मार्क का क्वेश्चन है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो उस पॉइंट में आप क्या कर सकते हो, बेस्ट कर सकते हो कि एक पेज, या 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आधा पेज, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एक पेज छोड़ के आप आगे बढ़ जाओ, और बाद में जब आपको याद आ जाए तब वहाँ पर लिख दो। और कुछ याद भी ना तो आप एक कट मार सकते हो। नहीं तो अगर ऐसा हो रहा है कि 1-2 क्वेश्चन ही बच रहे हैं आपके, तो वो आप एंड में अटेम्प्ट कर सकते हो सारा पेपर ऑर्डर में अटेम्प्ट करने के बाद। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द पेपर आपको ऑर्डर में ही अटेम्प्ट कर। तो फाइनल बात कर लेते कि इतना सब कुछ का मतलब क्या हो गया भैया। इतना सब कुछ हमने जो बातें की, इतना सब कुछ आपने बताया, इसका मैं एक ब्रह्मास्त्र दे देता हूँ तुमको, एक प्रॉपर ब्रह्मास्त्र। वो ब्रह्मास्त्र क्या है कि तुम्हें एग्जामिनर को खुश रखना है। तुम जितना अच्छे तरीके से एग्जामिनर को खुश रखोगे ना, वो तुमको उतने भर भर के नंबर देगा, उतने तुम्हें प्यार से नंबर देगा। और जितना ज़्यादा तुम उसको परेशान करोगे, जितना ज़्यादा तुम नीट एंड क्लीन चीज़ें नहीं रखोगे, गंदगी करोगे, इधर उधर कुछ भी करते रहोगे, फॉर्मूले ढंग से नहीं बनाओगे, बॉक्स ढंग से नहीं बनाओगे, अंडरलाइन नहीं करोगे, मार्जिन्स नहीं बनाओगे, पेज नंबर नहीं लिखोगे, तो वो ज़्यादा परेशान होगा। एंड उनको दिन में 100-100, 200-200 कॉपीज़ चेक करनी होती है, उनके पास उतना टाइम नहीं होता। और जब इतने कॉपीज़ के बीच में उनका काम आसान हो रहा है, तो वो तो खुशी होगा और तुमको और नंबर देगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इस ब्रह्मास्त्र को अपने पास रखना, सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते रहना जितने भी दिन बचे हैं। एग्ज़ाम में एकदम मचा के आ जाओगे, फोड़ के आ जाओगे। तो फिर से बोलूँगा, जान लगा दो या फिर जाने दो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो जैसा कि मैंने तुम्हें एलिस के बारे में बताया, तो तुम जैसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करते हो, तुम इस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे और तुम यहाँ पर सीधा जाके अपना कोड सिलेक्ट कर सकते हो, साइंस और मैथमेटिक्स। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, ये सारी चीज़ें तुमको उस पैकेज में मिल जाती है। और तुम यहाँ पर बाई कोर्स करो और यहाँ पर कूपन कोड लगाओ जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और ये पैकेज से टेस्ट देना और कंसेप्ट वीडियोज़ देखना शुरू कर दो।